सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ की मुमकिना वतन वापसी को लेके हर तरफ शोरगुल है। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी की हतमी शक्ल तो दे दी है, क्योंकि नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को वतन वापसी अब तय हो चुका है, जिसका ऐलान मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज बारहा कर चुके हैं। आपसे थोड़ी देर पहले भी मरियम नवाज इसी बात का ऐलान कर रही थी। नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी पर जहां जलसों और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है, वहीं कानूनी प्लान भी तैयार कर लिया गया है। नून लीग के प्लान के मुताबिक साबिक वजीर आजम लाहौर पहुंचते ही जलसे से खिताब करेंगे और जलसे के फौरी बाद ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर कर देंगे, जिसके लिए नून लीग की कानूनी टीम ने पार्टी की हाईकमान से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। और जराये का कहना है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी से 2 रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की जाएगी, क्योंकि नून लीग के कानूनी टीम को यकीन है कि नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से 3 से लेकर 7 रोज तक हिफाजती जमानत जरूर मिल जाएगी। यूं एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे और उन्हें फौरी तौर पर जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के बाद इस्लामाबाद की अदालत में खुद को सरेंडर कर देंगे। नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी के पेश नजर चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की जेर सदारत पार्टी का इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत। इजलास से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि कौम की उम्मीद नवाज शरीफ हैं, तामीर और तरक्की की ताबीर नवाज शरीफ हैं, हर वादे की तकमील नवाज शरीफ हैं, पाकिस्तान की रोशन तकदीर नवाज शरीफ हैं, अवाम को महंगाई महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ हैं, नौजवान के रोशन मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन, मजदूर, किसान और मेहनतकश को रिलीफ देने वाला सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ वापस आकर कौम को मुत्तहिद करेगा और मुल्क में तरक्की, अमन और खुशहाली लाएगा। मुल्क में सियासी गहमा गहमी के साथ डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए रोज बरोज मुस्तहकम होता जा रहा है। पाकिस्तानी करेंसी 1 रुपए 1 पैसे मजबूती के बाद 287 रुपए 74 पैसे पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता 1 माह की बात करें तो इसके दौरान डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की शरह 3.5% के हिसाब से बढ़ी, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा करेंसी की शरह है। अगस्त के आखिर में रुपए के मुकाबले में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 305 रुपए को छू गया था। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान डॉलर की शरह में 18 रुपए की कमी हुई है। क्या डॉलर की कीमत कम होने से महंगाई भी कम हो जाएगी? क्या डॉलर की शरह में कमी से आवाम को भी कोई रिलीफ मिल सकेगा? और नवाज शरीफ की वापसी को लेकर नून लीग ने क्या क्या इंतजाम कर लिए हैं? क्या नवाज शरीफ वापसी के फौरी बाद जेल की हवा भी खाएंगे? इसी तमाम चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले भी जनाब, थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही थी और उन्होंने कहा कि जनाब सबसे कम बिजली अगर किसी के दौर में थी तो वो नवाज शरीफ साहब का दौर था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब सबसे कम बिल आते थे वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में थे, सबसे जो ज्यादा खुशहाली होती थी वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में होती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तकरीबन 1.5 या 2 महीने पहले जो मखलूक हुकूमत थी, जिसके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, क्या उनकी एफिलिएशन नवाज शरीफ साहब से नहीं है? क्योंकि अगर नहीं है तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि जनाब मुस्लिम लीग नून का तो दौर था ना, वो 16 महीने जितने महीने था, उसमें तो पेट्रोल आसमान की बुलंदियों को छू गया था, डॉलर बेकाबू हो गया था, महंगाई बेकाबू हो गई थी, तमाम चीजें, तमाम सूरत हाल हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, नून लीग के रहनुमा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदुखेल साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उनको जरा खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नून लीग से काफी ज्यादा शिकवे शिकायत है। वो जनाब कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, और लेवल प्लेइंग फील्ड उनको चाहिए तो जाहिर सी बात है उनको निगरान हुकूमत से बात करनी चाहिए, उनको इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए, लेकिन शिकवा करते हैं नून लीग से। तो जनाब इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। कादिर खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम। कादिर खान साहब ये बताइएगा, 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जो सियासी मंजरनामा है उसमें तब्दीली कुछ आएगी नवाज शरीफ साहब की वापसी से, या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है? पहले तो नवाज शरीफ साहब आएगा नहीं है, तो तब्दीली किस बात का ना तो आएगा। ये सिर्फ अपने लोगों को जो है ना मोटिवेट करने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। श्योर है आप नहीं तो नवाज शरीफ आएगा नहीं, पहले दिन भी कहा, आज भी कह रहे नवाज शरीफ साहब नहीं आएगा। और जिस तरह जिसकी सोच है
कि मैं जनरल बाजवा को अपने अंजाम तक पहुंचाऊंगा, जनरल फैज को अंजाम तक पहुंचाऊंगा, और आने वाले अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस इजाजुल हसन को अंजाम तक पहुंचाएगा। तो क्या इन तीनों लोगों को अंजाम तक पहुंचा सकेगा? और अगर पहुंचा सकेगा तब तो आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं, ये आपका गुमान हो सकता है, आपका तज्जिया हो सकता है, लेकिन नहीं आएंगे ये खबर है। मतलब आप खबर क्या दे रहे हैं या ये तज्जिया है आपका, लग रहा है आपको? कादिर खान साहब। जी, आपका प्रोड्यूसर बीच में बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। मैं ये कहता हूँ नवाज शरीफ साहब नहीं आएगा, लिख ले अपने पास। ठीक है, ये सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। ठीक है, सियासी तौर पे उनको हक है, मगर वो अगर मुस्तकबिल की चीफ जस्टिस को भी अंजाम तक पहुंचाने का उसकी सोच है तो योगी। लेकिन उस बयान से तो वो वापस हो गए ना, उन्होंने कहा नहीं हम तो अब एहतिसाब की बात नहीं कर रहे, हम तरक्की की राह पर गामजन की बात कर रहे हैं। ये भी बेवकूफ बना रहे हैं, और ये बेवकूफ हो रहा है जो इनकी दिल में एक बुग़्ज़ था वो सामने आ गया। अच्छा, वो अदारों के सामने भी आ गया, अदलिया के सामने भी आ गया, पाकिस्तानी अवाम के सामने भी आ गया। तो और जब उसका भाई वज़ीर आज़म था, ये उस वक्त नहीं आया तो अब कैसे आएगा? तो सर एक सवाल ये भी है ना कि अगर एहतिसाब की बात वो करते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो एहतिसाब की बात करती है ना, या आप कहते हैं कि नहीं जनाब एहतिसाब की बात नहीं होनी चाहिए? उनके ना आने से पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? नहीं, हमारा क्या वास्ता उनसे, वो आए नहीं है अपनी पार्टी के लिए। मेरे सवाल तो सिर्फ आपके सवाल के जवाब मेरा जवाब है कि अच्छा, जब उसका भाई वज़ीर आज़म था शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त नहीं आया तो अब कैसे आएगा? ठीक है, उस वक्त तो ये बयान भी नहीं आया था, और उस वक्त ये सूरत-ए-हाल भी नहीं थी, उस वक्त तो सारा सब कुछ उनके हाथ में था, तब भी नहीं आ सका, अब कैसे आएगा? तो ये सिर्फ ठीक है उसकी पार्टी को अपना, शायद बंदियाल साहब थे इस वजह से वो नहीं आ रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, ये इस बयान की वजह से नहीं आएगा, लिख ले मेरी बात। ठीक है, चले मैं कैसर साहब से आपकी लिखी हुई बात को पूछ लेता हूं। कैसर अहमद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम, मैं ठीक हूं बिल्कुल। शेख साहब, मंदू खेल साहब कह रहे हैं लिख लें, मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है। वो कह रहे हैं कि जनाब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदो खेल कराची से मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, हमारे साथ उन्होंने ये हम पिछले कई साल जब से वो इलेक्ट हुए हैं मिलजुल के बड़े कुर्बत के गुजारे। मंदोज खेल साहब का अपना ख्याल है, पॉलिटिशियन है, उनका राइट है अपना जो भी वो कह रहे हैं। नहीं, वो लॉजिक मैं आपको बताऊं कि वो उनका ख्याल नहीं है, वो लॉजिक। मैं जवाब उसका दे रहा हूँ। ये तो उनका देखिए ना, हर एक बंदे का अपना अपना ख्याल पॉलिटिक्स में, ये तो है ना, और उनका राइट है वो जो बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, हम उनकी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। कल हमने यहाँ चुनियोट में डिस्ट्रिक्ट पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भरपूर एक इजलास रखा है, मीटिंग रखी है। हम अपने हर हल्के से अपने यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी एमपी के जितने हल्के हैं वहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाल कर हम सीधा वहाँ पे 21 अक्टूबर 3-4 बजे तो कर रहे हैं कि वो वहाँ से खिताब करेंगे। उनका आने का मतलब हम शेड्यूल स्केड्यूल बन गया। मीनारे पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं, हम अपने अपने जगह से निकलेंगे और चिन्योट से हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं इस बात। अच्छा। और मियाँ नवाज शरीफ सब देखे ना, इख्तलाफ तो किसी को किसी बात पे, यही पॉलिटिक्स है, लेकिन जब भी मियाँ नवाज शरीफ रहे पाकिस्तान में इकोनॉमिक बूस्ट आया, वहाँ पे यहाँ तरक्की हुई। वो छोड़ के गए 2017 में, तो उस वक्त पाकिस्तान एक आगे बढ़ता हुआ, एक वहाँ महंगाई कम थी, वहाँ ग्रोथ हो रही थी, और उस वक्त इतना इख्तलाफ नहीं था बहुत ज़्यादा आपस का। तो मैं ये समझता हूँ ये पॉलिटिकल जो टर्माइल हुआ है ना 2017 के बाद, उसने हमारे मुल्क में बहुत नुकसान पहुँचाया है। हम सब पार्टियाँ, हर पार्टी का राइट है, पीपल पार्टी एक बड़ी पॉपुलर और बहुत उन्होंने उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनका एक, और हमारे साथ उन्होंने काम किया, हमारे कोलीग और पार्टनर थे अभी इस हुकूमत में, 16 माह की हुकूमत में सब ने मिलजुल के काम किया है। आइंदा भी पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ जो कुछ हो सकेगा, जो पार्टी भी जीतेगी, जिसको मैंडेट मिलेगा, जिसको पब्लिक वोट देगी, लोग उनको लग रहा है कि शायद आप किसी तौर पर जीत जाएंगे सर। उसकी वजह यह भी, मैं कल यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुन रहा था, साबिक वजीर आजम पंजाब में, पीपल्स पार्टी की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। वो कहते हैं जनाब लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होने चाहिए, लाइक्स एंड डिसलाइक्स आवाम के होने चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बड़ी अच्छी बात नहीं, बात तो उन्होंने अच्छी की है, लेकिन उसके पीछे पूरी थ्योरी है ना सर। वो थ्योरी है कि शायद आप आंख का तारा बन गए। अब किसका और क्यों या बताएं? आग का तारा अगर फर्ज कीजिए, उनका कहना है कि हम आग का तारा बन जाए, तो देखिए ना, ये तो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए
कोई भी हर एक की पार्टी की ख्वाहिश है कि वो आंख का तारा बन जाए। किसकी ख्वाहिश नहीं है? कोई पार्टी बता दे, कोई पार्टी बता दे। ये देखिए ना, जो पीटीआई के 3.5 साल गुजरे हैं, वो यही नहीं कहते थे कि हम एक ही पेज पे। मैं तो उनसे यही सुनता रहा। फिर हमारे जो 16 महीने जो गुजरे हैं, तमाम पार्टियों का इकट्ठा था ना, हम सब चाह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलजुल के काम करें। ये नई थ्योरी मैंने सुनी। दुनिया के हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलजुल के काम करती है। एक दूसरे की अगर मुखालफत करेंगे तो मुल्क कहाँ तरक्की करेगा? मुल्क में तो फिर टसल हो जाएगी ना। तो ये तो बड़ी अच्छी बात सर, शेख साहब आपने बहुत अच्छी बात की। एस्टेब्लिशमेंट भी तो हमारी मुल्क की है ना, तो एक ही पेज पर होना चाहिए। लेकिन सर फिर सवाल ये है कि अगर हुकूमत चली जाती है, फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नामुनासिब अल्फाज हमारी सियासी जमातें ही करती है ना। नवाज शरीफ साहब ने 2017 में किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने उनकी हुकूमत गई तो शुरू कर दिया। ये क्या फिर तर्ज अमल होता है? ये आप देखो ना, यही बात अब हमने सीखा है ना। मैं ये समझता हूँ एज अ पॉलिटिशियन, मैं ये सीखा। मैं भी 7वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं कोई पिछले 31 साल से डायरेक्ट पॉलिटिक्स में हूँ, हल्के की सियासत करता हूँ, लोगों के करीब होता हूँ। और मुझे ऑल द वे कराची से यहाँ के चंडोट में सियासत करनी पड़ी। यहाँ तो एक फ्यूडलिज्म की सियासत थी, यहाँ तो इलेक्टेबल सिर्फ इलेक्शन पिछले 100 साल से। मैंने आके चंडोट में यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, हमने तालीम का फरोग दिया है वहाँ। मेरा कहने का मकसद ये कि जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, जो बेहतरी के लिए सोचेगा, आप बताइए ना कि हम ये चाह रहे हैं कि पीपल पार्टी भी हमारी पार्टी है, बिल्कुल। मैं कराची में रहता हूँ, उन्होंने काम किया है। देखिए, मैं इख्तलाफ ये सिंध में बहुत बड़ा काम हुआ है। हर एक लोगों को अब हक है, लोगों की राय है, वो जिसको भी वोट दें उसको। ये सारे ही आंख के तारे होने चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट और पार्टियां मिल के, यहाँ तक देखिए ना, मुल्क अगर आगे चलाना है, अगर हम तसल्ली बनाते रहेंगे, अगर किसी ने बनाई, फर्ज कीजिए PMLN ने भी बनाई, तो उसका नुकसान ही हुआ, फायदा तो नहीं हुआ। जो वादे तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई अगर जहाँ उनसे हमारी राय नहीं मिलती तो उनको कन्विंस करें, या इस्टेब्लिशमेंट जो पार्टी पावर में। ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है सर। मैं शेख साहब आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए फिर ये हमारे यहाँ एहतिसाब लफ्ज अच्छा लगता है सुनने में भी, और जाहिर सी बात है बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन वो एहतिसाब नहीं होता सर, वो मिलता जुलता वर्ड इंतकाम बन जाता है। और इंतकाम फिर आपको पता है कि अपने लिए भी मुश्किलात क्रिएट करता है, सामने वाले के लिए मुश्किलात क्रिएट करता है। फिर ये एहतिसाब की बात जो नवाज शरीफ साहब ने की थी, ये बयानिया बन चुका है या बयानिया अभी जेरे तामीर है नून लीग का? नहीं जी, ये बयानिया बन नहीं चुका। हमारे यहाँ जो पार्टी का फुल फ्लेज आपस में डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, यही तरीका कार है, फिर बयानिया बनेगा। मियाँ साहब ने एक पॉइंट दिया, लेकिन उसके बाद आपने सुना जब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस गए हैं, आपस में डिस्कशंस हुई हैं। देखिए, हमेशा पार्टियों में डिस्कशन होती है, और बयानिया तब बनता है जब एक यूनानिमस राय सामने आए। इस वक्त मसला ये बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए और फेयर होता हुआ नजर आना चाहिए। अभी तक हमारे पड़ोस में इंडिया में 17 इलेक्शन हुए, 17 इलेक्शन। मैंने कभी नहीं सुना कि अपोजिशन की पार्टी को ये कहे कि धांधली होगी इलेक्शनों में। हमारे यहाँ तो यही मसला होगा, सबसे पहले तो नजर आना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा इलेक्शन जो सबको काबिल कबूल हो, लोगों का जो मैंडेट है वो उसको बनाया ना जाए। जो एक्चुअल मैंडेट है, हर एक को राय का हक होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हम एक पॉपुलर पार्टी है, हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा काम किया। सर शेख साहब मुझे इस बात का जवाब दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मंदू खेल साहब भी मेरे साथ मौजूद है, उनकी तरफ। सर, ये वोट को इज्जत दो का बयानिया है अभी, या ये वाइंड अप हो गया? जी देखिए, वोट को इज्जत दो का बयानिया बिल्कुल है, हमेशा और रहता है। अगर वोट को इज्जत नहीं मिलेगी, मसलन जिसको लोगों ने वोट दिया, मैं वही तो बात अभी आपसे कर रहा था कि क्लियर कट पता लगना चाहिए कि जिस जो नजर परसेप्शन होनी चाहिए, जिस पार्टी को लोग वोट दें उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसको रुतबा मिलना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए, वो हुकूमत करे। तो वोट के बगैर अगर होगा तो वो वोट को इज्जत नहीं मिलेगी, तो फिर तो कोई भी पार्टी नहीं चलती। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि परसेप्शन ऐसा हो कि इलेक्शन फेयर भी हो और माना भी जाए और फेयर नजर भी आए। क्या वजह है कि हमारे पड़ोस में जो भी इलेक्शन होता है वहां क्यों सारी पार्टियां उसको एक्सेप्ट करती हैं? तो वोट की इज्जत तो यही है ना कि एक्चुअल जिसको वोट दिया जाए उसी को मौका मिले कि वो अपनी हुकूमत। चले मंदू खेल साहब, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी भी पिछले कुछ दिनों से कई फोरम्स पर नाराजगी का इजहार कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही है। जरदारी साहब ने, अब उससे बड़ी तो लीडरशिप नहीं है ना, जरदारी साहब सबसे बड़े लीडर हैं आपके सर, उन्होंने भी चौधरी शुजात हुसैन से इसी बात का इजहार किया कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अगर इलेक्शंस इसी माहौल में हो जाते हैं, उसका रिजल्ट जो भी निकलकर सामने आता है, पीपल्स पार्टी कबूल कर लेगी उसको?
हुकुम सर, हुकुम हुकुम। शेख साहब जो ना वो हमारे मोहतरम हैं। जी जी। मैं क्योंकि वकील हूँ छोटा मोटा, तो दलाइल के साथ बात करूंगा। नहीं, छोटे में तो खैर नहीं है। पहली बात तो ये कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब हल्फ लेने से एक हफ्ता पहले शेख साहब मेरी बात को जुटला दे या इनकी पार्टी वाले, मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ। जी सर। वो कनेक्टिंग पे दोबारा से हो गया, वरना मुझे लग रहा था कुछ बता रहे थे वो आपके लिए ना। खैर शेख साहब, मैं जैसे ही दोबारा से कनेक्ट होते ना मंदोखेल साहब, मैं फिर आपसे पूछूंगा उनसे सवाल। लेकिन शेख साहब ये बताइएगा, अभी मरियम नवाज साहब गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा, मुझे गुफ्तगू में उनकी जाहिर सी बात है वो क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवाम को जाहिर सी बात है मोबिलाइज करती हैं और एक ये सियासतदान की बड़ी खूबी होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे कम पेट्रोल किसके दौर में था, तो फिर जाहिर सी बात है उनके साथ जो कारकुनान खड़े थे उन्होंने कहा नवाज शरीफ के दौर में। फिर उन्होंने कहा कि सबसे कम बिल किसके दौर में आते थे, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब के दौर में। सर 2 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब का दौर था कि नवाज शरीफ साहब का दौर था, या ये दोनों दौर एक ही तरह के हैं? ये देखिए ना, मैं आपको बताऊं, सियासत में यही मुश्किल हो गई है कि हम जो बात करते हैं वो बात हमें वो करनी चाहिए जो फैक्चुअल पोजीशन है और जो लोग एक्सेप्ट करें और जो सच हो। दुनिया में जो तेल की कीमत है हमारा उसी से लिंक है प्राइस। आज हमारी सिर्फ नहीं, दुनिया के तमाम तकरीबन मुल्क वही प्राइस, वो मुल्क जिनके यहाँ पेट्रोल अपना निकलते हैं उनको छोड़ के बाकी सारी दुनिया में पेट्रोल तकरीबन $1 पर लीटर के लगभग है। मैं अमेरिका को ले लें, यूके को ले लें, इंडिया को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, पाकिस्तान को ले लें। अभी हमारा डॉलर पिछले दिनों ओपन मार्केट में 330 रुपए था, आजकल ओपन मार्केट में 300 रुपए के करीब, ये 295 रुपए है। तो 1.1 या इस किस्म का दुनिया का रेट है। ये लिंक है दुनिया। किसी के दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आए, हम समझते हैं कि बहुत आला उनके यहाँ मैनेजमेंट होगी, लेकिन वो पेट्रोल की कीमत हम तो IMF से मुआहदा कर चुके हैं कि जो प्राइस दुनिया में होगी हम उससे लिंक करके अपना 55 से 60 रुपए उसमें पेट्रोलियम लेवी डालेंगे, जो भी कीमत निकलेगी। या आज ज़रब दे लें, आज अगर 290 रुपए का डॉलर है तो जो दुनिया में पेट्रोल की कीमत है उसको 290 से ज़रब दे देंगे और उसमें 55-60 रुपए ऐड कर देंगे। ये है फार्मूला, इसमें कोई तब्दील नहीं कर सकता। IMF से आपने समझौता किया हुआ है। तो बहरहाल मरियम नवाज साहबा ने कहा है, वो तो इलेक्शन में तो हर कोई अपनी अपनी पार्टी की बात करता है। तो मैंने तो आपको बता दिया किस फार्मूले से ये कीमतें तयन हो रही हैं। हम तो उन चंद मुल्कों में हैं, पाकिस्तान 23 बार 23 टाइम्स IMF के प्रोग्राम में जाते और 21 बार खिलाफवर्जी हुई है। कोई मुल्क को खिलाफवर्जी तो देखो ना हुई जब PTI ने उनसे तय किया और जब वो छोड़ा तो कीमत उन्होंने घटा दी। एक बार खिलाफवर्जी उसको आपने देख लिया कि कितना बड़ा समझौता, जिसको आपने कहा था सर हमारे प्रेशर में किया गया है। ये भी तो बात क्या करें ना पूरी। वो एक साल वो जो हमने देखो एज अ पॉलिटिशियन हमने तो कहना था ना, लेकिन वो उन्होंने जो हमें छोड़ के गए उसके बाद एक साल वो हमसे नाराज रहे IMF और हमें उनकी जाके सब हर लेवल पे मिन्नतें करनी पड़ी ना, उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ी। ठीक है, ये देखिए हम अपने मुल्क के मफाद को देखें, इतना पार्टियों में हम आगे ना बढ़ जाएं एक दूसरे से मुखालफत में कि अपने मुल्क को पीछे छोड़। दुरुस्त बात है सर। मैं एक ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा ना मैं सर, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगाज करेंगे। और ये आपका मैं मुतरफ इस वजह से भी हूं ऑनेस्टली, क्योंकि आप जेन्युइन बात करते हैं, फेयर बात करते हैं, भले वो आपकी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ही क्यों ना जाती हो। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और मंदोखेल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जब मंदोखेल साहब कोई चैलेंज कर रहे थे उसी वक्त या तो मुदाखलत कह लें या साजिश कह लें, उनका नेट उस वक्त बंद हो चुका था। लेकिन हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। मंदोखेल साहब सर कुछ चैलेंज कर रहे थे आप, कैसर साहब मौजूद हैं, क्या चैलेंज था सर वो? देखिए कैसर शेख साहब मेरे भाई जैसे हमारे साथ कमेटी में भी हम साथ काम किए। जी सर। और कैसर शेख साहब जो मिर्जा इस्माइल के बारे में बोल रहे थे वो आज सच साबित हो गया ना, वो बन गया ना भगोड़ा आपके सामने। हाँ, तो शेख साहब की बातें मुस्लिम लीग ने नहीं मानी। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने बात की इलेक्शन फेयर होगा, इलेक्शन फेयर नहीं होगा। उसकी वजह ये, अगर मैं अपने हल्के से स्टार्ट करूँ कि 2018 में जो हल्का था
उसके बाद साल डेढ़ साल पहले जो अलका बंदी हुई थी, वो अलका बंदी हमने अपीलें वगैरह दाखिल कर दी है, इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया। बिल्कुल। उस फैसले के बरक्स अभी 27 तारीख को उसी साल डेढ़ साल की इलेक्शन कमीशन की अलका बंदी के बावजूद उसने अलका बिगाड़ दिया। सही है। अलका बिगाड़ ऐसा लिए कि वो पूरा नून लीग के लिए, क्योंकि 2018 में शहबाज शरीफ साहब खड़े थे हल्के से, 2021 में मिफ्ता इस्माइल का मैंने मुकाबला किया, तो वो अलका उन्होंने पूरा एंड मुस्लिम लीग नून के वोटर्स के मुताबिक बना है, जो कि मैं शदीद मुखालफत करूँ और मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। नंबर एक बात। दूसरी बात ये, अगर आप वफाकी काबीना को देख ले, तो तारड़ को देख ले, आज चीमा को देख ले, जो करप्शन केसेस में मैं नहीं कहता हूँ मुलव्वस थे, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ वो करप्शन केसेस बन गए थे। इसका मतलब इनके आपस में गठजोड़ नेक्सस कितना क्लोज था, उसी शख्स को आपने वफाकी वजीर बना दिया। फिर फवाद हसन फवाद, जो पहले नवाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, और शेख साहब को अच्छी तरह पता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस को चलाता है, उसको आपने ले लिए वफाकी वजीर। उसके बाद जो तोकीर शाह साहब, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ साहब के, आज अनवर उल हक साहब के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और ये वही तोकीर शाह साहब है जो आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि वोट को इज्जत दो की पॉलिसी के ये खिलाफ चल रहा था। शेख साहब समेत अली गौर बलोच साहब, दूसरे लोग भी मेरे साथ कमेटी में थे, और यही तोकीर शाह साहब करप्ट ब्यूरोक्रेसी को वरगला रहता है और हमारे खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लेता रहा, और स्टे लेता रहा। इवन के आइन के आर्टिकल 69 के मुताबिक कोई अदालत असेंबली की या उसकी कमेटी के किसी प्रोसीडिंग के खिलाफ कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। और यही तोकीर शाह साहब जो ब्यूरोक्रेसी को वरगला रहता है, जिनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे थे, जो लोगों को रेगुलाइज नहीं कर रहे थे। अच्छा, उसको भी छोड़िए, ये भी शेख साहब कंफर्म करेंगे, क्योंकि मेरे कमेटी में जब ये पावर डिवीजन के जो लोग आते थे या जो चेयरमैन आते थे बोर्ड के, वो लाहौर से लेके इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जितने भी पावर डिवीजन है, उन सब के चेयरमैन बोर्ड के चेयरमैन नून लीग के साबिक एमपीए और एमएनए थे। और ये शेख साहब मानेंगे नहीं हो तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, या अपने प्रोड्यूसर से लिस्ट ले ले। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़े सूबे का गवर्नर उनका, चलो उसको भी छोड़िए। अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक नाजायज हरकत की है, उन्होंने ये कहा कि जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी, हालांकि मैं उसको गैर कानूनी समझता हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल अनाउंस करते हैं तब ये पाबंदी लगा सकते। चलो बना लिए, पाबंदी लगा लिए। अब उस पाबंदी का निगरान हुकूमत ने धज्जियां उड़ाती है, सिंध के तमाम ब्यूरोक्रेसी एवं के एसडीओ तक सबको बदल दिया है। क्यों? उनको शक है कि ये पीपल्स पार्टी ने अपने लोग लगाए। तो इसी तरह पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी है इस्लामाबाद में, उनको अपने लगाए। तो अब ये सूरत-ए-हाल के बाद आप मुझे बता दो, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब फरमाते थे, क्या वो मिल जाएंगे? ये इनके ये हाल है इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के कि वो अलका बंदी तक जो ना वो शहबाज शरीफ साहब की मतलब की बना के ये दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि इलेक्शन वाले दिन वो क्या करेंगे हमारे साथ? सर मेरा सवाल आप सुनिए, आपकी तमाम बातें, तौकीर शाह साहब की अगर आप तैनाती की बात करें, फवाद हसन शाह साहब फवाद की, तो आपके जो मुखालिफिन है ना, वो फिर जलील अहमद जिलानी साहब की भी तैनाती की बात करते हैं, उनके वाले से भी सवाल उठाते हैं। पहला सवाल मेरा ये। दूसरा ये, सर पहले सवाल सुन ले फिर आप डिटेल में बयान कीजिएगा। दूसरा सवाल ये, सर ये सारे जो सवालात हैं, अगर एक सेकंड के लिए उसको, ऑब्वियसली ये जायज सवालात है, ना जायज नहीं है, सारे सवालात को जायज मान लिया जाए, सर फोरम इलेक्शन कमीशन है, फोरम निगरान हुकूमत है, इसमें नून लीग का एलिमेंट कहां से आता है सर? देखिए, पहले तो आप जिलानी साहब की बात कर ले। जिलानी साहब, फवाद हसन फवाद की, तौकीर शाह की और आज की में फर्क है। अच्छा, जिलानी साहब का नाम हमने तजवीज किए, वो हमारे राइट हैंड कभी नहीं रहे, वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कभी नहीं रहे, वो हमारे करप्शन के केसेस में कभी हमारे साथ मुलजिम नहीं रहे। मैं इसका हवाला यूं दे रहा हूं कि जो बंदा करप्शन में मुलजिम रहे तो कितना क्लोज होता है और कितना खास होता है। नंबर एक, ये तो जस्ट ऐसी नाम मांगे हमने दे दिए और वो बन गए। अल्लाह, और उसके पास क्या इख्तियार है? वो तो खारजा वजीर खारजा है, उसके पास इलेक्शन कमीशन इंटरफेरेंस के क्या ताल्लुक है? नंबर एक बात। सही है। दूसरी बात, जो आप दूसरा सवाल क्या था आपका? सर मैंने कहा तमाम फोरम आपका इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत है ना, दूसरा सवाल आपने जो किया है, आप मुझे बता दो कि खैबर पुख्तनख्वा काबीना के ऊपर जब एतराजात आगे मीडिया ने उठा लिया है, तो इलेक्शन कमीशन ने खुद एक्शन लेके पूरा काबीना फारिग कर दी। तो हमें यहाँ पे जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ मुख्तलिफ टॉक शो में, मेरे दूसरे रहनुमा सीनियर साथी वो सब पॉइंट आउट कर रहे हैं, खुर्शीद शाह समेत, तो ये इलेक्शन कमीशन क्यों एक्शन नहीं ले रही है? और आज अलका बंदी जो इलेक्शन कमीशन ने खुद 1.5 साल पहले बनाए, आज उसने अपने हाथों से वापस बिगाड़ दिए
और नून लीग के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करे, तो इससे क्या मतलब? तो मैं किससे सवाल करूंगा? फिर मेरा सवाल वही है, मेरा मुस्लिम लीग नून से ये गिला है कि आपको शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म बना लिया, बिलावल साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया। हमने फुल फ्लज उनको इख्तियारात दिए, तमाम इख्तियारात, सरकारी वकील, अटॉर्नी जनरल, ट्रिब्यूनल के जज, तमाम अदारों के चेयरमैन, अहम काबीना के मिनिस्ट्री, ये सारे हमने उसको दे दिए। तो क्या वो हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? क्या उनको ये सारी चीजें नजर नहीं? और फिर उसके बाद फिर भी ये बातें हम न करते। सबसे पहले जो पिंडी का उनका क्या है, वो जो एफेड्रिन में हीरोइन के केसेस में उसको केमिकल प्रोवाइड करने में हनीफ अब्बासी मुलव्वस था, वो मेरे शहीद काय तक पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी नून लीग हमारे साथ जो है ना वो मुनाफकत कर रही थी, उस वक्त भी हमारे साथ वो धोखा कर रही थी। मैं तो उस वक्त कहा था, सब मेरे जितने भी सीनियर साथी उसको बोलता था कि नून लीग पे भरोसा नहीं करना है, ये आपको एंड टाइम पे धोखा देंगे। तो आप मुझे बता दो, धोखा तो दूर की बात है, ये तो हमारे शहीदों तक पहुंच गए। सर वो लेकिन माजरत कर लिए, मेरे ख्याल से उसको कोर्ट ना करे। शौकास दिए सर, हनीफ अब्बासी को शौकास दिए, उसको पार्टी से निकाला कि आपने ये बेहुदा हमारे शहीद कैद को जो झूठे मुकदमे में हम चालक कर दिए, क्या आपने उसकी अपनी ट्वीट कर दी? उसकी अपनी क्या औकात है जो ट्वीट कर रहे? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने उसको शौकास क्यों नहीं दिया? तो सवाल ये इन सारी चीजों का जो हम गिला कर रहे हैं नून लीग से, क्योंकि हमारे 16 महीने वो इत्यादी रहे, हमने उसको सपोर्ट किया, हमने उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, और फिर उसके बाद उन्होंने वार हम पर शुरू कर दिया। अब वार हम पर शुरू की है, तो इसी वजह से बिलावल साहब भी कह रहे हैं, हम भी कहते हैं कि हमें जरा फ्री हैंड दिए जाए, फिर हम इनको बताएंगे कि नून लीग ने क्या। मैं ये आपकी जो लंबी चार्जशीट है ना, ये मैं सामने रख देता हूं कैसर साहब के। कैसर साहब, आपने हनीफ अब्बासी साहब को शोकॉज दिया, ये भुट्टो साहब के बारे में इस तरह की बात करना नामुनासिब है। खुद ये शहबाज शरीफ साहब ने बात बोली है कि भुट्टो साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, एज अ वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने ये बात बोली है शहबाज शरीफ साहब ने। तो हनीफ अब्बासी साहब ने फ्रॉम नोवेयर, आउट ऑफ नेवर, उन्होंने ऐसा बयान दिया। और ऑब्वियसली फिर आपको पता है कि ये पीपल्स पार्टी के अपर मैनेजमेंट से लेके निचले कारकुन तक ये उनकी दुखती रग है, आपको इस तरह की बात नहीं है। तो आपने शोकॉज नोटिस दिया, पहली बात ये। और दूसरा सर, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया पीपल्स पार्टी ने, आप उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? शेख साहब। जी आवाज पूरी नहीं आ रही सर, जी बात करें। जी मेरा सवाल सुना सर आपने? मैं बात करूं आपकी बात? जी मैंने ज्यादातर सवाल सुना है। देखिए बात ये है कि हम 16 महीने में हम आपस में मिलकर हमने काम किया। मंदो-खेल साहब बड़े पॉपुलर हैं, और ये मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने शिकस्त दी कराची के हल्के में, और उसके बाद इन्होंने बड़े भरपूर अंदाज से कौमी असम्बली में काम किया। खुद भी चेयरमैन थे कंप्लेंट्स के सेल के, और हज़ारों लोग इनकी कमेटी की जो मीटिंग में भी उनका मेंबर था इनकी कमेटी के, जिसके मंदो-खेल साहब चेयरमैन थे, और हज़ारों लोग अपने अपनी शिकायत लेके और उसका इन्होंने पूरे कोशिश की मदावा करने की। अब जो इन्होंने शिकायत कही हैं, देखिए मैं तो पहले कह चुका हूँ कि इलेक्शन ना सिर्फ फेयर होने चाहिए बल्कि फेयर होते हुए नजर भी आने चाहिए, परसेप्शन भी उसका ठीक होना चाहिए। अब शिकायतें हैं तो दोनों तरफ से हैं, इन्होंने भी कुछ की, कुछ हमारी तरफ से शिकायतें हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये है कि हम मिल के बैठे, हो सकता है हमें फिर आपस में मिल के, क्योंकि सर वो कह रहे हैं मिलके बैठ जाएंगे, लेकिन आप पहले हनीफ अब्बासी साहब को आपने शोकॉज नोटिस दिया, उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? और उन्होंने अगर अपने तय की है तो पार्टी को उन पर जाहिर सी बात है शोकॉज देना चाहिए। या फिर किसी दूसरे दिन ही कहा कि मेरा ये मकसद नहीं, माजरत की उन्होंने तो अपने बयान के दूसरे दिन खुद ही कह दिया कि मेरा ये मकसद नहीं था, और मेरा जो मीनिंग ली गई वो मैंने इस तरह नहीं किया था। उन्होंने तो उस पे खुद अपने बयान को तकरीबन वापस ले लिया। ठीक है। तो अगर हनीफ अब्बासी साहब आपने लेकिन सरजनिश की उनकी कि नहीं करना चाहिए था, आपको क्या कर रहा है, हमारे इत्तेहादी रहे हैं। उन्होंने कहा हमने इस तरह कहा ही नहीं, और कहा है तो रिग्रेट भी किया, तो वो बात तो खत्म हो गई ना। अब सरजनिशें तो पार्टी के अंदर इस तरह नहीं होती, हमारे आपस में मिल। खुद आपने जिक्र किया कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी जुल्फ़िकार की बहुत तारीफ की, और हकीकतन वो एक बहुत बड़े लीडर थे, पाकिस्तान के एक मायानाज लीडर थे। हम आज भी मिस करते हैं कि उन जैसी लीडरशिप तो पूरे देखिए ना, हमें फख्र था ना उनकी लीडरशिप पे। और जब हमने मिल के काम किया, और आइंदा भी हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, हम मिलजुल के आइंदा भी काम मौका मिलेगा
अगर ऐसी जरूरत होगी तो काम करेंगे। मुल्क के अगर सर आप इजाजत दें, कंवर दिलशाद साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जो की मंजूरी दी गई है इसकी कानूनी हैसियत क्या है? जो पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली में जनरल नशिस्तों की तादाद है 266 हो गई है। हल्का बंदियां तो उस वक्त होती है ना असेंबली मौजूद हो, 2/3 की उसकी अक्सरियत चाहिए होती है। तो कंवर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बताएं सर। कंवर दिलशाद साहब ये बताइएगा, ये जो हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी गई है इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? जब इलेक्शन हो जाएंगे और असेंबली वजूद में आ जाएगी तो उसको कवर मिलना चाहिए या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने जो इब्तदाई तौर पर हल्का बंदी की है ये गैर हतमी है। ये तजावीज अपने जो वोटर हजरात हैं या जिन्होंने कौमी या सूबाई असेंबली के इलेक्शन लड़ने जो उम्मीदवार है उनके तजावीजें जो है वो भी तलब कर ली गई हैं। उन्हें अगर एतराजात हैं तो अपने नक्शों के साथ पूरे फुल दलाइल के साथ इलेक्शन कमीशन के भिजवा दें। तो फिर बाकायदा इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच जो है 5 रुकनी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन भी शामिल हैं, वो उनकी हेयरिंग करेगा। बाकायदा वेबसाइट पर दिखाया जाएगा और स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कि जो भी आप एतराजात करेंगे उसको हम अपने जवाब देंगे। ओपन बात होगी, कोई खुफिया नहीं है, ओपन है। अगर वो इलेक्शन कमीशन को अपने एतराजात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं, दलाइल दुरुस्त साबित होते हैं, तो वो तरमीम कर देंगे और उसको कबूल भी कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ किसी को एतराजात बरकरार रहते हैं तो अदालतें खुद ही हैं, अदालतों में जाए, वहाँ जाके अपना हक की अपना अदालती के लिए कोशिश करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो हल्का बंदियां की है, ठीक है, ह्यूमन एरर हो जाती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अमले ने बनाई है। तो अगर किसी को एतराजात होंगे तो खुद कादिर खान मंतुखेल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं कंवर दिलशाद साहब से मेरा सवाल है कि अभी 1.5 साल पहले जो हल्का बंदी हुई, एतराजात हो गए, अपीलें हो गई है, कोई एक्सेप्ट हो गए, कोई मुस्तरद हो गए, तो अब उसी अपनी हल्के बंदी को चेंज करने की क्या जरूरत थी? मिसाल के तौर पे मेरे हल्के में जो बल्दिया सब डिवीजन है उसे एक सर्कल लेके दूसरे एनए को दे दिए, दूसरे एनए का या दूसरे टाउन से जो ना कुछ सर्कल मेरे हवाले में कर दिया। पूरे पाकिस्तान में एवरेज जो आबादी है वो 6 लाख से 9 लाख तक है। मेरे हल्के के 10,25,000 है। यानी मुझे और कादर पटेल साहब की जो है ना वो एक डिस्ट्रिक्ट तक महदूद कर दिए, जबकि मैं खुद उस कमेटी का हिस्सा था, पार्लिमानी अफेयर था। हमने डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री का जो कंडीशन थी वो खत्म कर दिया है। तो अभी इन सूरत हाल में जो ये कंवर दिलशाद साहब बता रहा है ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि 30 नवंबर को ये बात मानेंगे नहीं और मैंने खामोश, मुझ समेत दूसरे लोगों ने खामोश बैठना नहीं है। जब हमने बैठना नहीं है तो हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन में तो फैसला देना ही नहीं है। जब फैसला देना ही नहीं है तो इनका मकसद पूरा हो जाएगा, इलेक्शन वक्त नहीं होगा, 90 डेज। ये सारे हरबे इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए करे। अदरवाइज 1.5 साल पहले इनका अपने हल्का बंदी को क्या जरूरत थी? अब कंवर दिलशाद साहब फरमाएंगे कि चूंकि मर्दमशुमारी हो चुकी है, और भाई मर्दमशुमारी के साथ साथ तो फिर सीटों को भी होना था, वहां तो असेंबली है ही नहीं है। और फिर फर्क क्या पड़ेगा? हल्का बंदी में ज्यादा ज्यादा तादाद बढ़ेगा और तादाद हर हल्के का बढ़ेगा वोटर के लिहाज से। तो ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी? प्लस उसके बाद जब आपने 27 तारीख को लिस्टें कर दिए तो 24 अक्टूबर तक इतना लंबा टाइम देने की क्या जरूरत थी? आप 3 दिन दे देते, 3 दिन में क्यों कर लेते? आपने पूरा महीना दे दिया, तो इसका मतलब आप खुद टाइम ड्रैग कर रहे हो और आप चाह रहे हो मुस्लिम लीग नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कि नवाज शरीफ साहब आ जाए और ये प्रोटोकॉल के साथ हो जाए और वो हल्के को मजबूत कर ले, जो कि वो कभी ना आएगा, ना इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश पूरी होगी और ये इसी तरह इलेक्शन जो है ना वो अल्तवा का शिकार होगा। साहब, हल्के कुछ इस तरह के बनाए गए हैं कि वोट जो है वो ज्यादा नून लीग की तरफ चले जाएंगे, कौमी असेंबली में उनकी नुमाइंदगी ज्यादा हो जाएगी। तो सर ये सारा मामला हो रहा है, लोग ये बात, अब पीपल्स पार्टी तो बरमला इस बात का इजहार करने लगी ना कि सिस्टम सपोर्ट कर रही है नून लीग को। देखिए, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप चेक कर लीजिए कि इसमें ज्यादातर रोल पीपल पार्टी का है, उन्होंने बनाया है। अब वो अपने बनाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो उसके खिलाफ अगर कर रहे हैं, देखिए एक पूरा इदारा है। तो यही तो हमारी मुश्किल रही है कि कोई भी इलेक्शन हार जाता है, वो मानता ही नहीं है कि मैं इलेक्शन हारा हूँ। मुझे बताइए ना, अब अदालतें भी खुली पड़ी हैं, अब क्या और क्या तरीका कार हो सकता है? वो कह रहे हैं ना अदालत में अगर मामला जाएगा तो फिर तूल पकड़ेगा ना, फिर वही वाली बात, इलेक्शन टाइम पर नहीं हो पाएंगे। ये एतराज किए नहीं गए उस वक्त, तो ये एतराज किए नहीं गए कि भाई पहले आपने क्या जरूरत थी, आज कह रहे हैं क्या जरूरत थी। CCINE में इनके मौजूद थे चीफ
इनके जो है सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे, तो उसके बावजूद इन्होंने यही फैसला किया, पार्टी पूरी का फैसला। सर इजाजत दें सर, कंवर साहब आ गए, जरा मैं उनसे जवाब ले लेता हूं क्योंकि मुझे वाइंड अप भी करना है। कंवर साहब, ये मंदोखेल साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आपने 30 नवंबर की डेट रखी, अब उसके बाद जिसको एतराज होगा वो अदालत चला जाएगा, अदालत 2 दिन के अंदर तो उसका फैसला करेगी नहीं, फैसला जब तक आएगा तब तक डेट निकल जाएगी, इलेक्शन डिले हो जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि जनाब यही सारा प्लान नून लीग के लिए बनाया गया कि इलेक्शन डिले किया जाए, क्या कहेंगे? नहीं, इलेक्शन डिले नहीं होंगे, उनको तसल्ली दिलाएं। उन्होंने बकायदा पूरा टाइम दिया है, उसके टाइम के साथ साथ वो तमाम जिसमें अदालती कार्रवाई भी मुकम्मल होने के बाद 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना एक गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा, हातमी जो है। अभी तो पूरा अक्टूबर का महीना भी है, नवंबर तक भी आप अपीलें कर सकते हैं, अपील के फैसला आने के बाद ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 30 नवंबर के बाद 55 डेज रख लें, उसके बाद हतमी डेट आ जाएगी, 54 डेज। 30 नवंबर लास्ट डेट है, 30 नवंबर जारी कर देंगे, 30 नवंबर पहले तमाम अदालती कार्रवाई हो जाएगी। डेली समाअत हो रही है, डेली समाअत होगी, इसमें कोई डिले होने का खतरा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ अदालतों में जाने की गुंजाइश मौजूद है, और वहां के बाद जो फैसला आएगा वो इलेक्शन कमीशन तो 30 नवंबर के बाद फिर 54 डेज एज पर लॉ रख लें जिसमें फिर इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन 30 नवंबर से पहले फैसले हो जाएंगे, और फौरी तौर पर 1 दिसंबर को 2 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा। और वो इलेक्शन मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? मुमकिन तौर पर मतलब आप पहले भी हुआ था, 2018 के इलेक्शन में भी अदालतों में गए थे और अदालतों ने सब दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। अभी दरखास्तें जाएंगी तो कोई हर्ज नहीं, अदालतें फौरन अपने डेली समाअत करेगी, फैसला हक में आ गया तो इलेक्शन में तब्दील कर देगा, फैसला न आया तो इलेक्शन तब्दील नहीं करेगा। दुरुस्त बात होगी। अच्छा सर, 30 दिन तक हल्का बंदियां जो होती हैं उसमें पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। हाँ, अपील करने का हक हासिल है, अपील करें, अपन जाएं, अपन दलाइल दें, इलेक्शन कमीशन से मुतमईन ना हो तो अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। और इसका फैसला अंदाजन कब तक हो जाता है अगर अदालत में जाते हैं तो? 30 नवंबर से पहले हो जाएगा सारा मामला। अच्छा सर, मैं फिर आपसे ये पूछ रहा हूं, अभी जो कौमी असेंबली की सीटें भी कम हुई हैं, 266 सीटें हो चुकी हैं, 60 सीटें इसमें खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, सर इसको 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट की चाहिए होती है ना, तो अब जब दोबारा पार्लियामेंट वजूद में आएगी तो इसकी आईनी हैसियत क्या होगी? इसको कवर दिया जाएगा जैसे 2018 में दिया गया था? नहीं, पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट जो है नशिस्तें बढ़ा सकती हैं। जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये जो है इसी हल्का बंदियों की बुनियाद पर तो नहीं, मर्दशुमारी की बुनियाद पर कौमी सूबाई असेंबली की नशिस्तों में इजाफा पार्लियामेंट कर सकती है। आइन के आर्टिकल 51 के तहत बाकायदा उनके इख्तियारात है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट नहीं है इसलिए कौमी असेंबली सूबाई असेंबली की नशिस्तें वही रहेगी जो 2018 में थी। तो सर इजाफी अगर नशिस्तें आएंगी, लेट सपोज अगर नई पार्लियामेंट वजूद में आती है, वो कहती है कि नहीं इजाफी नशिस्तें हों, उसके लिए फिर क्या मामला होंगे फिर दोबारा? नहीं, अब जो हुआ है ये इजाजत उसमें आईन ने दी हुई है कि जो अंदरूनी तौर पर सूबों के अंदर अगर कोई एडजस्टमेंट होती है तो वो इलेक्शन कर सकता है, लेकिन सीटों में इजाफा नहीं कर सकता। ठीक है, सूबे के अंदर एक जिले से निकालकर दूसरे जिले में मंदोखेल साहब क्विकली 30 सेकंड्स है मेरे पास, वो क्विकली कह दें आप जो कह रहे हैं। देखिए, कन्वर दिलशाद साहब बता रहे हैं कि 30 नवंबर तक जो है ना सब अदालतों को फैसले हो जाएंगे। कहाँ से होंगे? 26 अक्टूबर तो आपके एतराजात का आखिरी दिन है, फिर एतराजात जमा करेंगे, फिर आपका इंटरनल डिसीजन होगा, फिर इंटरनल डिसीजन के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट शुरू होगा। तो भाई फैसले तो 30 नवंबर के बाद जब आप लिस्ट जावेजा करेंगे और उससे उम्मीदवार मुतफिक नहीं होंगे, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शुरू होगा, तो फिर कितना अरसा लगेगा? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेरे पास टाइम की किल्लत है, वरना इस पे जरा डिटेल में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन इंतजार नहीं करना, वो अपना शेड्यूल जारी कर देंगे, शेड्यूल के साथ साथ हाई कोर्ट के फैसले भी है वो भी देखते जाएंगे। थैंक यू सो मच। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके लिए साहब हमारे साथ मौजूद है, कैसर अहमद शेख साहब और मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआ रही तो कल इंशाल्लाह 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।